आज हम टूल मेन्यू शुरू करने जा रहे हैं और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नाम से ही मौजूद है। अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करती हूं तो भी ये ऑप्शन हमारे पास आ जाता है और अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो भी ये ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। उसके अलावा ये ऑप्शन हमारे पास स्टैंडर्ड बार में यहाँ पे मौजूद है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो भी वही ऑप्शन आ जाता है। मैं हूँ आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं टूल मेन्यू में आऊंगी और यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो आती है। यहाँ 3 ऑप्शन होते हैं और कई दफा ये ऑप्शन खुले हुए होते हैं और कई दफा ये ऑप्शन इस तरह से क्लोज हालत में होते हैं। और इसमें सबसे पहले वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस में हमें डिफरेंट वर्क स्पेस दी हुई हैं जिससे हम अपने सॉफ्टवेयर की लुक को चेंज कर सकते हैं और ये ऑप्शन हमारे पास विंडो मेन्यू में भी मौजूद है। मैं इसको क्रॉस करके यहाँ से विंडो मेन्यू ओपन करूं तो ये वर्क स्पेस का ऑप्शन मौजूद है और यहाँ पे वो तमाम ऑप्शन मौजूद हैं जो हमारे पास टूल में है। मैं दोबारा ऑप्शन पे आ जाती हूँ। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ लेकिन प्रैक्टिकली ये मैं आपको विंडो मेन्यू में ही बताऊंगी। यहाँ जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं वो है एडोबी इलस्ट्रेटर, डिफॉल्ट, इलस्ट्रेटर, लाइट, पेज लेआउट, टच और X6 इंस्पायर। यहाँ पे हम जिस ऑप्शन को भी सिलेक्ट करेंगे हमारी स्क्रीन की लुक बिल्कुल वैसी चेंज हो जाती है। अब जो लोग इलस्ट्रेटर में काम करने के आदी हैं उन्हें उसकी लुक पसंद है तो वो एडोबी इलस्ट्रेटर पे क्लिक करें तो हमारे सॉफ्टवेयर की लुक कोरल ड्रा से हटकर एडोबी इलस्ट्रेटर से मिलती जुलती हो जाएगी। अगर हम लाइट सिलेक्ट करते हैं तो भी इसकी लुक चेंज हो जाएगी। पेज लेआउट, टच, X6 इंस्पायर, इसमें से हम जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे हमारे पेज की लुक चेंज हो जाएगी। मैं इस वक्त अगर लाइट पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें इसकी लुक चेंज हो चुकी है। मैं ये डायलॉग बॉक्स हटा के दिखाऊं तो आप देखें पूरी लुक चेंज हो गई है। अब अगर मैं दोबारा इसको वापस डिफॉल्ट पे करूं तो आप देखें इसकी लुक वापस नॉर्मल हो जाती है। लेकिन इन सब ऑप्शन को मैं 1 बाय 1 आपको विंडो मेन्यू में हर ऑप्शन को चेंज करके आपको दिखाऊंगी। अगर मैं वर्क स्पेस पे क्लिक करूं तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं जिसमें सबसे पहले अपीयरेंस है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूं तो यहाँ से हम अपने पेज के जूमिंग साइज को चेंज कर सकते हैं, उसके थीम के कलर को चेंज कर सकते हैं, विंडो के बॉर्डर को और डेस्कटॉप के कलर को चेंज कर सकते हैं और ये तमाम ऑप्शन मैं अपनी क्लास नंबर 4 में बता चुकी हूँ। फिर भी थोड़ा सा यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। मजीद डिटेल में देखने के लिए आप हमारी क्लास नंबर 4 देख सकते हैं। इस वक्त ये यहाँ पे मेरा डार्क थीम सिलेक्ट है तो अगर मैं इसे लाइट करना चाहूँ तो मैं यहाँ लाइट पे क्लिक करूंगी तो आप देखें तमाम थीम लाइट हो गया और अगर मैं वापस डार्क करूंगी तो ये वापस डार्क हो जाएगा। यहाँ से मैं जो भी सिलेक्ट करूंगी वो फौरी तौर पे हमें नजर आएगा लेकिन अप्लाई नहीं होगा जब तक हम ओके ना करें। अगर हम ओके नहीं करते और इस स्क्रीन को बंद कर देते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। अगर हम ओके करेंगे तो ही वो चेंज होगा। उसके बाद विंडो बॉर्डर है तो अगर मैं यहाँ से रेड कलर सिलेक्ट करूं तो आप देखें ये बॉर्डर रेड हो जाएंगे और अगर मैं वापस डार्क ग्रे कलर सिलेक्ट करूं तो ये वापस डार्क ग्रे हो जाएंगे। उसके बाद हमारे डेस्कटॉप का कलर लाइट ग्रे है और अगर मैं यहाँ के कलर को चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। अगर मैं यहाँ से ब्लू कलर सिलेक्ट करूँ तो आप देखें ये ब्लू आ गया। मैं इस डायलॉग बॉक्स को नीचे करके दिखाऊं तो हमारा पेज व्हाइट ही है, पेज कलर चेंज नहीं हुआ, जस्ट हमारे डेस्कटॉप का कलर चेंज हुआ है, हमारा वर्किंग एरिया व्हाइट ही है। इस तरह से अगर हम अपने डेस्कटॉप के कलर को चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसे वापस लाइट ग्रे कर देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जनरल का है और जनरल में हमारे पास शो न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स है। जब हम अपना नया डॉक्यूमेंट लेते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास आता है। अगर हम उसे वहां पे शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक लगाएंगे, अगर नहीं करना चाहते तो ये चेक नहीं लगाएंगे और इस ऑप्शन को भी डिटेल से मैं अपनी क्लास नंबर 2 में बता चुकी हूँ। उसके बाद शो टूर इन वेलकम स्क्रीन है, इस पे चेक लगा हुआ है। मैं इसको फिलहाल क्लोज करती हूँ। अब मैं यहाँ से वेलकम स्क्रीन पे क्लिक करूंगी तो हमारी वेलकम स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। तो यहाँ ये टेक अ टूर का ऑप्शन शो हो रहा है और इससे ही हम कोरल ड्रा की हेल्प हासिल कर सकते हैं। मैं वापस अपने डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ और यहाँ से ऑप्शन पे आ जाती हूँ तो आप देखें शो टूर इन वेलकम स्क्रीन। अगर यहाँ पे चेक लगा होगा तो वो ऑप्शन हमें शो होगा। अगर मैं ये चेक हटा दूं
तो वो हमें शो नहीं होगा। उसके अलावा अनडू लेवल है, हम 150 टाइम अनडू कर सकते हैं। जब हमने कोई काम किया होता है उसे डिलीट कर देते हैं, कुछ और करते हैं, या हम देखना चाहते हैं हमने पीछे क्या किया और हम अनडू करना चाहते हैं जो काम हमने किया हुआ है, तो हम 150 टाइम कर सकते हैं, जो डिफॉल्ट हमारे पास सेट है। लेकिन हम इस तादाद को कम या ज्यादा करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं इस तादाद को ज्यादा करना चाहूँ तो ऊपर वाले ट्रायंगल पे क्लिक करके ज्यादा कर सकती हूँ, अगर कम करना चाहूँ तो नीचे वाले ट्रायंगल पे क्लिक करके कम कर सकती हूँ। उसके बाद बिट मैप इफेक्ट है, जो बिट मैप पे हम इफेक्ट लगाते हैं उसे हम 2 टाइम अनडू कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस तादाद को कम या ज्यादा करना चाहें तो वो उतने टाइम ही अनडू होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सेंटर डायलॉग बॉक्स व्हेन डिस्प्ले, और बाद नीचे इनेबल साउंड है। जब हम कुछ रॉन्ग क्लिक करते हैं या कोई डायलॉग बॉक्स हमारे पास आता है तो हमें हल्की सी साउंड सुनाई देती है, अगर हम उस साउंड को नहीं सुनना चाहते तो हम इस चेक को हटा देंगे। यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस चीज को हम देखना चाहते हैं, उस पर चेक लगा दें, जिस चीज को हम देखना नहीं चाहते वहां से चेक हटा दें, और ये सेटिंग करने के बाद ओके कर देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद टैबलेट मोड है, तो टैबलेट मोड वहां पे काम करता है जो लोग टच स्क्रीन पे काम कर रहे होते हैं। तो हम डिफॉल्ट के बजाय यहाँ से स्क्रीन को टच पे ले आते हैं तो वो हमारे टच पे वर्क करने लगता है और हम टच करके काम कर सकते हैं। लेकिन डेस्कटॉप पे ये फैसिलिटी नहीं होती कि उसको टच करके वर्क किया जाए, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारे काम नहीं आता जब हम डेस्कटॉप पे वर्क कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले में हमारे पास सबसे पहले प्रूफ कलर बाय डिफॉल्ट का ऑप्शन है, उसके बाद इंटरप्टेबल रिफ्रेश है, मैनुअल रिफ्रेश है। तो अगर हम इन पे चेक लगाते हैं तो ये खुद ब खुद इस सॉफ्टवेयर को रिफ्रेश करेगा, लेकिन नॉर्मली हम ये चेक नहीं लगाते। यूज ऑफसेट स्क्रीन इमेज है, ऑटो पेनिंग। उसके बाद शो टूल टिप का ऑप्शन है, तो जब हम किसी भी टूल पे अपने माउस का कर्सर लेके आते हैं तो उसका नाम हमें शो हो रहा होता है, अगर हम यहाँ से चेक हटा देते हैं तो वो नाम हमें शो नहीं होगा। उसके बाद शो पोस्टस्क्रिप्ट फिल इनहांस्ड व्यू, कि जब हम कोई भी पोस्टस्क्रिप्ट को देख रहे होते हैं तो वो इनहांस्ड व्यू पे हमें नजर आए। अगर हम नहीं चाहते कि वो इनहांस्ड व्यू पे हमें नजर आए तो हम इसको हटा देते हैं, तो वो हमें इनहांस्ड व्यू पे नजर नहीं आएगा। लेकिन जो व्यू हम देखते हैं वो इनहांस्ड ही रखते हैं, क्योंकि इनहांस्ड व्यू ही हमें एक्स्ट्रा बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम इसे लो करते हैं तो हमारे व्यू की क्वालिटी भी लो हो जाती है। उसके बाद हाइट बाउंडिंग बॉक्स फॉर कर्व टूल है, यहाँ से कुछ ऑप्शंस पे चेक लगा हुआ है, कुछ पे हटा हुआ है। तो ये सेटिंग हमें कोरल ड्रॉ कंपनी की तरफ से मिली होती है। जिन सेटिंग को कोरल ड्रॉ समझता है कि उसे परमानेंटली ऑन करने की जरूरत है उस पे चेक लगे होते हैं, और जिन को कोरल ड्रॉ समझता है कि इनको परमानेंटली ऑन करने की जरूरत नहीं है उन पे चेक नहीं होते। लेकिन अगर हम खुद अपनी मर्जी से काम के लिए सेटिंग को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यूज इनहांस्ड व्यू पे चेक लगा हुआ है, तो हमें इनहांस्ड व्यू शो हो रहा होता है। अगर मैं यूज ड्राफ्ट व्यू पे क्लिक करूं तो हमें ड्राफ्ट व्यू शो होगा। और यहाँ शो पेज बॉर्डर पे चेक लगा हुआ है, अगर मैं चेक हटा दूं तो पेज के बॉर्डर शो नहीं होंगे। उसके बाद नीचे एडिट ऑप्शन है, तो यहाँ कॉन्स्ट्रेन एंगल हमें 15 दिया हुआ है, ड्राइंग प्रिसेशन 3 दिया हुआ है, और अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम एक्सट्रूड फैक्ट हमें दिया हुआ है, तो ये तमाम ऑप्शन हमें एक्सट्रूड टूल में हेल्प करते हैं। उसके बाद लास्ट में डबल क्लिक टू एडिट बिट मैप इन फोटो पेंट है, अगर हम इस पे चेक लगा देते हैं तो कोई भी फोटो जब हम इसमें ऐड करेंगे और उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो फोटो पेंट में एडिट होने के लिए ओपन हो जाएगी। उसके बाद नोड एंड हैंडल है, तो यहाँ नोड साइज हमें स्मॉल दिया होता है। जब भी हम कोई सिलेक्शन बनाते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं तो हमें उसके नोड नजर आ रहे होते हैं, तो उसका साइज हम स्मॉल रखते हैं। अगर बहुत बड़ा रखेंगे तो वो हमें काम में डिस्टर्ब करेगा। लेकिन यहाँ पे हमें स्मॉल, मीडियम और लार्ज 3 साइज दिए हुए होते हैं, आप अपनी मर्जी से इस साइज को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप नोड की शेप को भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। आप इसे कर्व रखना चाहते हैं, स्मूथ या सिमेट्रिकल, तो यहाँ ये साथ आपको शेप के रिव्यू भी नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं क्लिक करूं तो यहाँ मजीद नीचे और ऑप्शन भी हैं, यहाँ भी क्लिक करूं तो यहाँ पे भी ऑप्शन मौजूद हैं, अगर यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ पे भी ऑप्शन मौजूद है। तो अगर हम यहाँ से इसकी शेप को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। शो कर्व डायरेक्शन व्हेन एडिटिंग, जब हम कोई कर्व बनाते हैं और उसको एडिट करना चाहते हैं तो उसके हैंडल आ रहे होते हैं जो हमें डायरेक्शन शो कर रहे होते हैं एरो से कि ये किस तरफ को एडिट होंगे, किस तरफ को मूव करेंगे। अगर हम ये चेक हटा देते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर हमें एडिटिंग की डायरेक्शन
शो नहीं करेगा। उसके बाद कलर स्कीम है, तो मेन जो कलर हमें नोड का नजर आ रहा होता है वो ब्लू नजर आ रहा होता है, सेकेंडरी कलर रेड है। लेकिन अगर हम इसे चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखें मैं यहाँ पे क्लिक करी हूँ तो हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट सेट है, तो डिफॉल्ट रेड और ब्लू होता है। लेकिन अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से कस्टम सेलेक्ट करूँ तो ये ऑप्शन शो हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ से कोई कलर चेंज करूँ तो वो चेंज कलर यहाँ पे आ जाएगा, और जब मैं इसको ओके कर दूंगी तो जब मैं अपने नोड लूंगी तो वो ग्रीन कलर में आएंगे, ब्लू में नहीं आएंगे। उसके बाद शो हाईलाइट है, इन्वर्ट नोड एंड वेक्टर प्रीव्यू कलर है, शो नोड टाइप इन डिफरेंट कलर है। डिफरेंट तरह के नोड को अलग कलर में शो करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जो भी सेटिंग करना चाहें करने के बाद ओके करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद पावर क्लिप फ्रेम का ऑप्शन है, तो यहाँ से हम पावर क्लिप के हवाले से जो भी सेटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे 3 तरह की सेटिंग है। पावर क्लिप विद कंटेंट के पावर क्लिप अगर कंटेंट के साथ हो तो इग्नोर पावर क्लिप फ्रेम। पावर क्लिप का ऑप्शन हमारे पास ऑब्जेक्ट मेन्यू में मौजूद है, और अगर आपने पावर क्लिप वाली क्लास देखी है तो आपको ये ऑप्शन अच्छे से समझ आएंगे। पहला ऑप्शन इस चीज से रिलेटेड है कि अगर हमारे पास कोई इमेज मौजूद है, हम उस सिलेक्शन को उसी इमेज पे रखें और इसी इमेज पे रखने के बाद पावर क्लिप करें तो वो उतने हिस्से को ही पावर क्लिप में लेके आएगा और फ्रेम को इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ से चेक हटा देते हैं, किसी और जगह चेक लगाते हैं तो वो उसके मुताबिक फॉलो करेगा। तो व्हेन कंटेंट इज कम्प्लीटली आउटसाइड फ्रेम, जब हमारा कंटेंट मुकम्मल तौर पर फ्रेम के आउटसाइड हो, फ्रेम के नीचे नहीं, तो वो उसे ऑटोमेटिकली सेंटर में फिल करे। शो लाइन इन एम्प्टी पावर क्लिप फ्रेम, कई दफा ऐसा होता है कि हमें हाली पावर क्लिप फ्रेम लगाना पड़ता है ताकि हम बाद में उसमें इमेज ऐड कर सकें। तो उस सूरत में अगर हम उस डॉक्यूमेंट को इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के बाद अगर इस ऑप्शन पे चेक लगा होगा ऑलवेज इंक्लूड प्रिंट एंड एक्सपोर्ट, तो जब हम उसे एक्सपोर्ट करेंगे और प्रिंट के लिए भेजेंगे तो वो हाली फ्रेम भी उसमें प्रिंट होके आएगा। फिर अगर हम ऑन स्क्रीन ओनली पे रखते हैं तो जब हम उसमें पावर क्लिप करेंगे तो ही वो हमारा प्रिंट में आएगा। यहाँ से भी हम अपनी मर्जी की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद स्नैप टू ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे नोड इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को स्नैप करते हैं तो हमें इस तरह की शेप नजर आती हैं। इन शेप में से जब हम नोड पे लेके जाते हैं अपने माउस का कर्सर तो हमें इस तरह की शेप नजर आ रही होती हैं। अगर हम इंटरसेक्ट पे होते हैं तो ये शेप होती है, मिड पॉइंट पे ये होती है, क्वाड्रेंट पे ये होती है, टेंजेंट पे, परपेंडिकुलर पे, एज पे ये शो रहा होता है, सेंटर पे कुछ इस तरह से, बेसलाइन पे इस तरह से। तो ये तमाम ऑप्शन शो हो रहे होते हैं। अगर हम इनको सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। स्नैप टू ऑब्जेक्ट ऑन ऑल्ट जी, कि ऑल्ट जी प्रेस करने पे वो ऑब्जेक्ट को स्नैप करे। तो यहाँ से अगर मैं चेक हटा दूंगी तो वो स्नैप नहीं करेगा जब हम ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे। शो स्नैप लोकेशन मार्क, तो अगर हम इस पे से चेक हटा दें तो वो हमें स्नैप की लोकेशन पे मार्क शो नहीं करेगा, वहां पे हमें कोई निशान नजर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे चेक लगा होगा तो हम जिस पोजीशन पे भी होंगे वहां पे ये ऑप्शन हमें शो होंगे। उसके बाद वार्निंग है, तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे वो हमें वार्निंग शो करे। तो यहाँ सबसे पहले है अनलॉक अननोन ऑब्जेक्ट, जब अननोन ऑब्जेक्ट को अनलॉक किया जाए। पेस्टिंग एंड इंपोर्टिंग टेक्स्ट, जब टेक्स्ट या उसको इंपोर्ट किया जाता है तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स आता है जो हमें बता रहा होता है कि हमने आगे क्या करना है। अफेक्ट अप्लाई टू टेक्स्ट विद एम्बेडेड ग्राफिक, अगर पहले से कोई कलर एम्बेड है हमारे टेक्स्ट के साथ और उस पर मजीद अफेक्ट अप्लाई किए जाएं। डिलीटिंग फॉन्ट इन कोरल फॉन्ट मैनेजर, अगर कोरल फॉन्ट मैनेजर में से फॉन्ट डिलीट किया जाए। आर्टिस्टिक मीडिया ब्रश में कंटेन इनवैलिड ऑब्जेक्ट, अगर आर्टिस्टिक मीडिया को किसी इनवैलिड ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाए तो वो हमें वार्निंग दे। और ये चीजें आपने देखी होंगी जब आप कोरल ड्रा पे काम कर रहे होते हैं तो वो कई दफा जब आप काम कर रहे होते हैं तो वो बता रहा होता है कि आपका ऑब्जेक्ट इनवैलिड है या आप ये करने लगे हैं। आप अगर डिलीट करने के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके सामने वार्निंग बॉक्स आता है कि आपका ये ऑब्जेक्ट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, क्या कर दें। इस तरह से डिफरेंट डायलॉग बॉक्स आपको आते हैं वार्निंग शो करने के लिए। तो यहाँ उन सब की लिस्ट दी हुई है जितनी किस्म की वार्निंग आपको शो करवाई जाती है। अगर आप इसमें से किसी भी वार्निंग को नहीं देखना चाहते और उस पे से चेक हटा देते हैं तो वो आपके सामने शो नहीं होगी। लेकिन
ये हमें डैमेज से बचाने के लिए होता है कि अगर हम कुछ गलत करने जा रहे हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर हमें वार्न कर देता है कि आप ये मिस्टेक कर रहे हैं, इसको ठीक कर लें। तो इसलिए इनमें से किसी ऑप्शन पे से चेक ना हटाएं, ताकि अगर आप कुछ भी गलत स्टेप ले रहे होते हैं, कुछ गलत कमांड दे रहे होते हैं, अगर आप कुछ डिलीट करने जा रहे होते हैं तो आपको वार्निंग शो हो। उसके बाद VBA है, तो यह ऑप्शन सिक्योरिटी से रिलेटेड है। उसके बाद सेव ऑप्शन है, तो ये ऑटो बैकअप है, बैकअप एवरी 20 मिनट। जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और उसको हमने सेव किया होता है और सेव करने के बाद हम उससे मजीद अपने काम को कंटिन्यू करते हैं, तो जब हम बहुत लंबा काम कर रहे होते हैं तो हर 20 मिनट के बाद वो उसका बैकअप बना देता है और जो भी उस 20 मिनट में हमने काम किया होता है वो ऑटोमेटिकली सेव करता है। अगर हम इस टाइम को कम या ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑलवेज बैकअप टू टेम्परेरी फोल्डर, तो ये बैकअप के टेम्परेरी फोल्डर होते हैं जो हमारे डेस्कटॉप में या हमारी D ड्राइव में या जो भी लोकेशन हमने बैकअप के लिए सेट की होती है वहां हमें शो रहे होते हैं। और अगर हमने नहीं रखना चाहते अपने पास तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आप ये बैकअप किसी स्पेसिफिक फोल्डर में रखना चाहते हैं तो यहाँ से वो फोल्डर सिलेक्ट कर दें तो वो बैकअप उसी फोल्डर पे सिलेक्ट होंगे, ऑटोमेटिकली नहीं होंगे। उसके बाद आस्क व्हेन सेविंग है, जब हम सेव करने लगते हैं तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स आता है जहां से हम सेटिंग कर सकते हैं। अगर हम यहां से चेक हटा देते हैं तो हमें वो सेविंग का ऑप्शन शो नहीं होगा। इम्बेड फॉन्ट व्हेन सेविंग फाइल, जब हम फाइल को सेव करते हैं तो उन फॉन्ट को भी उनके साथ इम्बेड कर देता है, लेकिन अगर हम ये चेक हटा देंगे तो वो फॉन्ट को उसके साथ इम्बेड नहीं करेगा। उसके बाद पावर ट्रेस है, यहाँ सबसे पहले क्विक ट्रेस मेथड है। मैं इस पे क्लिक करूं तो हमें यहाँ डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं, यहाँ से हम कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कस्टम है, टेक्निकल इलस्ट्रेशंस है, लाइन ड्राइंग, लाइन आर्ट, लोगो, डिटेल लोगो, क्लिप आर्ट, लोअर क्वालिटी इमेज, हाई क्वालिटी इमेज, लास्ट यूज, जहां से हम जिस मेथड के साथ पावर ट्रेस करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद प्लगइन है, तो यहाँ हमें कुछ प्लगइन ऑलरेडी मिले होते हैं इसके साथ काम करने के लिए। तो अगर हमने मजीद कुछ प्लगइन डाउनलोड किए हैं या परचेज किए हैं और हम ऐड करना चाहते हैं तो हम इस ऐड ऑप्शन से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर हम किसी प्लगइन को रिमूव करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास टेक्स्ट का है, तो सबसे पहले पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो शो लिंकिंग फॉर टेक्स्ट फ्रेम, कि जब हम टेक्स्ट फ्रेम को लिंक करें तो वो शो हो रहा हो। अगर हम ये चेक हटा देंगे तो वो शो नहीं हो रहा होगा। उसके बाद शो टेक्स्ट फ्रेम का ऑप्शन है, अगर हम ये चेक हटा दें तो हमारा टेक्स्ट फ्रेम हमें शो नहीं होगा। यहाँ से भी हम अपनी मर्जी की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट है, तो यहाँ नंबर ऑफ मोस्ट रिसेंटली यूज फॉन्ट डिस्प्ले है कि आपको कितने मोस्ट यूज्ड फॉन्ट डिस्प्ले हों एक टाइम में। तो जब आप फॉन्ट ऑप्शन खोलते हैं तो ये डिस्प्ले आपको ऊपर नजर आ रहे होते हैं। सबसे ऊपर आपको वो फॉन्ट शो हो रहे होते हैं जो आपने यूज किए होते हैं, तो वो कितने नंबर शो हो, 5 डिफॉल्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि 5 से ज्यादा फॉन्ट शो हो तो ज्यादा शो हो जाएंगे, अगर कम करना चाहते हैं तो आप कम कर सकते हैं। उसके बाद स्पेलिंग है, स्पेलिंग में सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे पास है वो परफॉर्म ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग का है। तो जब हम गलत स्पेलिंग लिखते हैं तो उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है और हमें खुद ब खुद पता चल जाता है। अगर हम ये चेक हटा देंगे तो पता नहीं चलेगा। उसके बाद शो एरर इन ऑल टेक्स्ट फ्रेम, कि हमारे पास अगर हमने एक से ज्यादा टेक्स्ट फ्रेम लगाए हैं तो उन सब की एरर एक साथ शो हो रही हो। शो एरर इन सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रेम ओनली, या जस्ट जो टेक्स्ट फ्रेम हमने सिलेक्ट किया है उसकी एरर शो हो रही हो। तो यहाँ से जो सेटिंग आप रखना चाहें वो अपनी मर्जी से रख सकते हैं। यहाँ डिफॉल्ट डिस्प्ले में 10 स्पेलिंग सजेशन सिलेक्ट होती हैं और जब आप स्पेलिंग चेकर से उसे चेक कर रहे होते हैं और करेक्शन के लिए आपके पास ऑप्शन आता है तो वो आपके पास मैक्सिमम बाज़ औक़ात तो सिर्फ 1-2 स्पेलिंग शो हो रहे होते हैं जो उससे मिलते जुलते होते हैं, ताकि आप उसमें से सही स्पेलिंग डिसाइड कर सकें। लेकिन मैक्सिमम वो 10 शो हो सकते हैं जो यहाँ पे सेटिंग है। लेकिन अगर आप इसको कम या ज्यादा करना चाहें तो कह सकते हैं। उसके बाद ऐड करेक्शन टू क्विक करेक्ट है, शो एरर विच हैव बीन इग्नोर्ड, या वो एरर जिन्हें इग्नोर किया गया है उनको शो किया जाए। तो यहाँ से जो सेटिंग आप करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद क्विक करेक्शन का ऑप्शन है, तो यहाँ से कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, अगर आप यहाँ पे चेक लगा देते हैं तो जब भी आप कोई सेंटेंस लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर खुद ब खुद कैपिटल हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से चेक नहीं लगाते तो वो कैपिटल नहीं होगा। करेक्ट टू इनिशियल कंसेक्टिव कैपिटल्स, कैपिटलाइज नेम ऑफ द डे, अगर आप यहाँ पे चेक लगाते हैं
तो जब आप डे नेम लिखेंगे तो वो खुद बहुत कैपिटलाइज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ये चेक हटा दें तो वैसे नहीं करेगा। ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक का ऑप्शन है, यहाँ से आप चेक लगा रहने दें। उसके बाद लैंग्वेज है, तो अगर इस पर क्लिक करें तो हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस दी हुई हैं। यहाँ से आप अपने स्पेलिंग की चेकिंग किस लैंग्वेज के हिसाब से करना चाहते हैं, अपनी करेक्शन किस लैंग्वेज के हिसाब से करना चाहते हैं, तो यहाँ डिफरेंट लैंग्वेजेस मौजूद हैं। यहाँ से आप जो लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे वो आपकी करेक्शन उसी लैंग्वेज के मुताबिक करेगा। उसके बाद रिप्लेस टेक्स्ट वाइल टाइपिंग, टाइपिंग के दौरान अगर आप किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं तो जिस टेक्स्ट को आप रिप्लेस करना चाहते हैं वो यहाँ लिख दें, और जिस टेक्स्ट के साथ आप रिप्लेस करना चाहते हैं वो यहाँ रख दें, तो वो रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन टूल बॉक्स का है, इस पे क्लिक करें तो यहाँ हमें डिफरेंट टूल नजर आ जाते हैं। सबसे पहले एंगुलर डायमेंशन टूल है। यहाँ सबसे पहले प्रिसेशन है कि जब आप एंगुलर डायमेंशन को यूज कर रहे होते हैं तो उसके साथ जो जीरो शो हो रहे होते हैं वो कितने जीरो शो हों, और यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं जिस ऑप्शन को भी आप सिलेक्ट करेंगे उतने जीरो इशारिये के बाद शो हो जाएंगे। उसके बाद यूनिट है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे डिग्री रख सकते हैं, रेडियन रख सकते हैं, ग्रेडियंस रख सकते हैं, अपनी मर्जी से आप इस यूनिट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद प्रीफिक्स और सरफिक्स का ऑप्शन है, तो ये सब ऑप्शन हम एंगुलर टूल में देख चुके हैं। उसके बाद कनेक्टर टूल है, यहाँ से कनेक्टर टूल से रिलेटेड सेटिंग मौजूद है। यहाँ पे रोटेट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट के आप ऑब्जेक्ट से कितनी डिस्टेंस रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद डिमेंशन टूल है, तो यहाँ से आप इसके स्टाइल को डिफाइन कर सकते हैं, प्रिसेशन डिफाइन कर सकते हैं, यूनिट, प्रीफिक्स, सरफिक्स और ये तमाम ऑप्शन हम डायमेंशन टूल में देख चुके हैं। उसके बाद इलिप्स टूल है, तो यहाँ से आप इलिप्स की सेटिंग कर सकते हैं। जब हम इलिप्स ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट एंगल में स्टार्ट होता है और स्ट्रेट एंगल में खत्म होता है 19 डिग्री पे, लेकिन अगर हम उसे चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद इरेजर टूल है, तो यहाँ से हम इरेजर की थिकनेस सेट कर सकते हैं। उसके बाद फ्री हैंड बीजियर टूल है, तो यहाँ उससे रिलेटेड हमारे पास सेटिंग मौजूद है कि कॉर्नर थ्रेशोल्ड कितना हो, स्ट्रेट लाइन थ्रेशोल्ड कितना हो, ऑटो जॉइनिंग कितनी हो, फ्री हैंड स्मूथनेस कितनी हो। उसके बाद ग्राफ पेपर की सेटिंग है, जब हम ग्राफ पेपर लेते हैं तो यहाँ से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि सेल की विड्थ और हाइट हमने कितनी रखनी है, हम कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैश फिल टूल है, तो यहाँ भी जब हम मैश के कॉलम बनाते हैं तो डिफॉल्ट हमें 2 कॉलम और 2 रो का मैश हमारे पास आता है, और उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज में उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन डिफॉल्ट अगर हम उस चेंजिंग को ज्यादा या कम करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद पिक टूल है, तो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज फिल, के तमाम ऑब्जेक्ट को फिल के तौर पे ट्रीट करें। रीड्रॉ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, के कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को रीड्रॉ करने के लिए कितना टाइम ले, तो वो 5 सेकंड का टाइम है। यहाँ से अभी आप इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनको चेंज करने की जरूरत नॉर्मली पेश नहीं आती। उसके बाद रेक्टेंगल टूल है, तो रेक्टेंगल टूल नॉर्मली जब हम लेते हैं तो शॉर्प कॉर्नर के साथ आता है, लेकिन अगर हम यहाँ से इन कॉर्नर को चेंज कर देते हैं तो जब भी हम रेक्टेंगल टूल लेंगे तो इनमें से जिस शेप को भी हम अप्लाई करेंगे वो उसी चेंजिंग के साथ हमारा रेक्टेंगल बनेगा। उसके बाद स्मार्ट ड्राइंग टूल है, तो यहाँ से हम स्मार्ट ड्राइंग टूल की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद स्पाइरल टूल है, तो हम सिमेट्रिकल स्पाइरल बनाना चाहते हैं या लॉगरिथमिक, वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। टेबल टूल को अगर हम लें तो यहाँ से नॉर्मली जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो 5 रो 5 कॉलम डिफॉल्ट सेट होते हैं, लेकिन अगर हम उसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जूम और पेन टूल है, तो यहाँ से हम उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। टूल में जितने ऑप्शन मौजूद हैं वो जब हम टूल को यूज कर रहे होते हैं तो टूल की प्रॉपर्टीज में वो तमाम ऑप्शन आ जाते हैं और हम इन्हें वहां से भी यूज कर लेते हैं। यहाँ से सेटिंग को परमानेंटली चेंज करने की जरूरत नहीं होती। तो मैं यहाँ से टूल बॉक्स को क्लोज कर देती हूँ, और टेक्स्ट के ऑप्शन भी हमने देख लिए हैं तो हम उसको भी क्लोज कर देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कस्टमाइजेशन है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन आते हैं कमांड बार। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो हमारे पास इस तरह का ऑप्शन आता है, और यहाँ से हम जिस बार को हाइड या शो करना चाहें वो कर सकते हैं। और यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये जितनी भी बार हमारे पास मौजूद हैं, ये जो ऊपर हैं
और जिनका हर ऑप्शन को आप बटन कह सकते हैं। तो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने इन बटन के साइज को स्मॉल रखना है, मीडियम या लार्ज। नॉर्मली हम स्मॉल ही रखते हैं, अगर हम लार्ज रखेंगे तो ये यहाँ पे पूरे नहीं आएंगे। उसके बाद डिफॉल्ट बटन अपीयरेंस है, तो यहाँ से अगर हम इनको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। हम डिफॉल्ट पे ही रहने देते हैं। तो इस वक्त यहाँ पे शो टाइटल व्हेन टूल बार इज फ्लोटिंग, कि जब टूल बार को फ्लोटिंग किया जाए तो टाइटल शो हो, तो इस ऑप्शन पे चेक लगा हुआ है। और नीचे लॉक टूल बार का ऑप्शन है, अगर लॉक टूल बार पे चेक लगा दें तो वो लॉक हो जाता है और हम उनको मूव करके बाहर नहीं लगा सकते। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, वैसे ये ऑप्शन पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ से आप देखें, जैसे हमारे पास ये ड्रॉप शेडो टूल है, मैं इस पे क्लिक करूं तो ये ऊपर हमें हल्की सी लाइन नजर आ रही है, ब्लर सी, और जब मैं इस पे माउस का कर्सर लेके आऊं तो वो इस तरह से हो जाएगा। और जब मैं इसको उठाकर बाहर ला के रखूंगी यहाँ पे, तो ये टूल बार यहाँ पे आ जाएगी और ये यहाँ पे भी मौजूद रहेगी और यहाँ पे भी आ जाएगी। और उसके बाद मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ और उसके बाद मैं इस पे राइट क्लिक करके अगर लॉक टूल बार पे चेक लगा देती हूँ, तो अब ये मेरी टूल बार लॉक हो चुकी है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मुझे ऊपर वो टाइटल शो नहीं हो रहा। अब मैं इसको किसी सूरत भी उठा के बाहर नहीं रख सकती। मैं दोबारा ऑप्शन पे आ जाती हूँ, तो यहाँ से आप इसको लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। और ये ऑप्शन आप टूल बार पे राइट क्लिक करके भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद कमांड का ऑप्शन है। कमांड में हमारे पास तमाम ऑप्शन दिए होते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं। आप नीचे तक जाकर देखें तो तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। अगर इसमें से हम किसी ऑप्शन को सर्च करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख कर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो वो ऑप्शन हमारे पास शो हो जाएगा। जैसे अगर मैं मैक्रो सर्च करना चाहूँ तो यहाँ मैक्रो लिखूंगी और फाइंड नेक्स्ट करूंगी तो आप देखें ये मेरी सिलेक्शन मैक्रो पे पहुंच गई। और अगर मैं इसको क्लोज करूं तो आप देखें यहाँ पे मैक्रो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। उसके बाद अगर हम शॉर्टकट की देखना चाहते हैं तो हम शॉर्टकट की पे क्लिक करें। इन तमाम ऑप्शन में से हमने जिस ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा उसकी शॉर्टकट की आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। और अगर हम तमाम शॉर्टकट कीज को देखना चाहें तो व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम शॉर्टकट कीज हमें नजर आ जाएंगी, हमारे पास जितनी भी शॉर्टकट कीज होंगी। और अगर हम इन्हें रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट ऑल पे क्लिक करके रीसेट भी कर सकते हैं। और अगर किसी ऑप्शन की शॉर्टकट की मौजूद नहीं है तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ न्यू शॉर्टकट की के ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप जो भी शॉर्टकट की देंगे और जब आप इस असाइन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो शॉर्टकट की असाइन हो जाएगी। टूल मेन्यू में सबसे लास्ट में हमारे पास मैक्रो नाम से ऑप्शन मौजूद है और अक्सर ही मैक्रो को यूज करने के लिए हम कोई शॉर्टकट की बना लेते हैं। तो जब मैं मैक्रो वाली क्लास रिकॉर्ड करूंगी तो उसमें मैं आपको शॉर्टकट की को क्रिएट करके बताऊंगी कि आप कैसे शॉर्टकट की को क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अपीयरेंस का है कि आप शॉर्टकट की के साथ साथ अगर कोई बटन भी बनाना चाहते हैं, जैसे आप देखें ये तमाम ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। ये सेव का ऑप्शन है, उसके अलावा कंट्रोल एस इसकी शॉर्टकट की है। तो अगर इस तरह से हम कोई अपीयरेंस लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कलर पैलेट का है। ऑटोमेटिकली अपडेट द डॉक्यूमेंट पैलेट। कलर पैलेट से रिलेटेड तमाम ऑप्शन हमारे पास विंडो मेन्यू में मौजूद हैं, लेकिन जब हम डॉक्यूमेंट पैलेट ओपन करते हैं तो वो हमें नीचे यहाँ पे शो हो रही होती है और जो भी कलर हम अपने डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं वो खुद बहुत वहां पे आ जाता है, हमें उसे ऐड नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर हम यहाँ से ये चेक हटा देते हैं, ऑटोमेटिकली अपडेट द डॉक्यूमेंट पैलेट पे से चेक नहीं लगाते, तो हमें वो ऑटोमेटिकली अपडेट करके नहीं देगा, बल्कि उस कलर को हमें खुद उस पैलेट में ऐड करना होगा। उसके बाद पैलेट रो हैं, तो यहाँ 3 रोज शो हो रही हैं। अगर मैं इनकी तादाद को कम ज्यादा करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। उसके बाद कलर व्हील है। जब हमारे पास कलर व्हील आता है, जब हम कलर लेते हैं तो अगर हम उसे बॉक्स की बजाय व्हील की सूरत में देखना चाहें और उसकी कलर की सेटिंग करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम उसके बॉर्डर को वाइड रखना चाहें, उसकी स्वॉचेस को लार्ज करना चाहें या शो नो कलर व्हील पे क्लिक कर दें तो हमारा कलर व्हील हमें शो नहीं होगा। उसके बाद सेकेंडरी माउस बटन है। यहाँ सेट आउटलाइन कलर पे चेक लगा हुआ है, अगर हम ये चेक हटा दें तो हमें आउटलाइन का कलर शो नहीं होगा। मैं इसको भी क्लोज कर देती हूँ और वर्क स्पेस के अंदर हमारे पास जितने ऑप्शन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगी। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास डॉक्यूमेंट पे है, तो इसमें भी सबसे पहले हमारे पास जनरल है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ ऑटो इन्फ्लेट बिटमैप फॉर बिटमैप इफेक्ट,
इस पे चेक लगा हुआ है। व्यू मोड इनहांस दिया हुआ है। डुप्लीकेट ऑफसेट, अगर हम इसका ऑफसेट को डुप्लीकेट करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टली कितना होगा, वर्टिकल कितना होगा। डिफॉल्ट कलर मोड हमें CMY के दिया हुआ है, तो अगर हम इसमें चेंजिंग करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद पेज साइज है, तो जब हमारे पास ओपन न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स आता है तो वहां से भी हमारे पास साइज के ऑप्शन होते हैं। उसके अलावा जब हम डॉक्यूमेंट ले लेते हैं तो वहां से भी हमारे पास साइज चेंज करने के लिए ऑप्शन आते हैं। यहाँ से हम पेज के साइज को चेंज कर सकते हैं, इसकी विड्थ और हाइट मैन्युअली डिसाइड कर सकते हैं, इसकी ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कर सकते हैं। उसके बाद शो पेज बॉर्डर का ऑप्शन है, अगर हम इस पे से चेक हटा दें तो हमारे पेज का बॉर्डर शो नहीं होगा। अप्लाई साइज ऑफ करंट पेज ओनली, अगर जस्ट हम किसी एक पेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं साइज को तो यहाँ पे चेक लगा सकते हैं। रेंडरिंग रेजोल्यूशन यहाँ 300 है। तो ये तमाम ऑप्शन हमारे पास ओपन न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स में आ रही होती हैं। उसके बाद लेआउट का ऑप्शन है, तो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने अपने पेज को फुल लेना है, बुक लेना है, बुकलेट, प्रिंट कार्ड, साइड फोल्ड, ट्री फोल्ड। यहाँ से हम जो डिसाइड करेंगे हमारा पेज उसी के मुताबिक आ जाएगा। देखें, अगर मैं ट्री फोल्ड पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ हमारे पास उस तरह का पेज आएगा जिसे 3 तहों में फोल्ड किया जा सकता है, और उसके बाद इसकी विड्थ और हाइट दी हुई है। तो ये ऑप्शन हमारे पास लेआउट मेन्यू में मौजूद है और लेआउट मेन्यू में हम उसको कवर कर चुके हैं। उसके बाद लेबल है, तो यहाँ हमें नॉर्मल पेज शो हो रहा होता है और हम अपने पेज को नॉर्मल ही रखते हैं। अगर हम उसे लेबल फॉर्म में लाना चाहें तो इसको चेक कर देंगे, नहीं तो इसे ही चेक लगा रहने देंगे। अगर हम लेबल पे क्लिक करते हैं तो हमारा पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा, और अगर हम नॉर्मल करते हैं तो हमारा पेज इस तरह से आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन बैकग्राउंड का है। नॉर्मली हमारे पेज व्हाइट कलर में होता है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ। और अगर हम यहाँ से कोई सॉलिड कलर फिल करते हैं और फिल करने के बाद यहाँ मैंने रेड कलर डिसाइड किया है, डिसाइड करने के बाद मैं ओके करूंगी तो आप देखिए हमारे पेज का कलर रेड हो गया। मैं दोबारा ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ से बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करूंगी, और अगर मैं यहाँ से वापस इसको व्हाइट कर दूं और व्हाइट करने के बाद ओके करूंगी तो हमारे पेज का कलर वापस व्हाइट हो जाएगा। अगर मैं किसी इमेज को इसके बैकग्राउंड में फिल करना चाहूँ तो मैं यहाँ से बिटमैप ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास मेरी तमाम ड्राइव्स आ जाएंगी। यहाँ से मैं कोई भी इमेज सिलेक्ट करने के बाद ओके करूंगी तो वो मेरे बैकग्राउंड में लग जाएगी, और इस ऑप्शन को भी हम पहले देख चुके हैं। मैं वापस नो बैकग्राउंड कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास गाइडलाइन का है, तो यहाँ से हमारी गाइडलाइन डिफॉल्ट हमें ब्लू कलर में शो हो रही होती हैं और डिफॉल्ट प्रेजेंट गाइडलाइन कलर ग्रीन होता है। अगर हम इस कलर को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। शो गाइडलाइन का ऑप्शन पे चेक लगा हुआ है, अगर हम ये चेक हटा दें तो हमारी गाइडलाइन शो नहीं होगी। और स्नैप टू गाइडलाइन पे अगर हम चेक लगा देते हैं तो जैसे ही हमारा कोई ऑब्जेक्ट या माउस का कर्सर उनके पास जाएगा तो वो स्नैप करेंगी। उसके बाद ग्रिड ऑप्शन है, तो ग्रिड ऑप्शन से हम ग्रिड से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली इनका साइज कितना हो, वर्टिकल साइज कितना हो। स्नैप टू ग्रिड के ऑप्शन पे चेक लगाएंगे तो वो स्नैप करेंगी। ग्रिड लाइन पर इंच, यहाँ से हम ग्रिड लाइन पर इंचेस शो कर सकते हैं। यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी ग्रिड हमें एज ए लाइन शो हो या एज ए डॉट शो हो। उसके बाद स्पेसिंग है कि ग्रिड के दरमियान स्पेसिंग कितनी हो। उसके बाद यहाँ से हम उसके कलर को सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम ग्रिड की पिक्सल सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमारी ग्रिड लाइन हमें कैसे शो हो हम उसकी सेटिंग कर सकते हैं, और जो भी सेटिंग करने के बाद हम ओके करेंगे वो अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद रूलर का ऑप्शन है, तो यहाँ से ये जो रूलर हमें शो हो रहे होते हैं, यहाँ से हमारी मेजरमेंट शो हो रही होती है, उसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ नच है कि उसका डिस्टेंस कितना हो, सुपर नचेस है, उसके बाद यूनिट है, यहाँ पे आप जो भी यूनिट डिसाइड करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ सेम यूनिट फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर पे चेक लगा हुआ है, अगर आप इस चेक को हटा दें तो आप हॉरिजॉन्टल यूनिट और वर्टिकल यूनिट को अलग अलग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सेम ही रखना बेहतर रहता है। और अगर आप इस चेक को हटाते हैं तो यहाँ वैल्यूज दे सकते हैं कि आपने कितनी वैल्यूज रखनी है। उसके बाद सेव ऑप्शन है, तो यहाँ फिल ऑप्शन है, यूज बिटमैप कंप्रेशंस है, यूज ग्राफिक ऑब्जेक्ट कंप्रेशंस है कि जब इनको सेव करें तो वो कंप्रेस होके सेव हो ताकि उनका साइज मुनासिब रहे। सेव टेक्सचर विद द फाइल, अपने फाइल के साथ अगर आपने टेक्सचर अप्लाई किए हैं तो वो भी सेव हो जाएं। अगर रीबिल्ड टेक्सचर व्हेन ओपनिंग द फाइल इस पे रखेंगे तो वो
आपके टेक्सचर को दोबारा से बिल्ड कर देगा, चेंज कर देगा। और अगर आप सेव टेक्सचर विद फाइल है तो वो आपके टेक्सचर को बिल्कुल वैसे ही फाइल के साथ सेव करेगा। उसके बाद सेव ब्लेंड एंड एक्सट्रूड विद द फाइल। अगर आपने ब्लेंड टूल यूज किया है या एक्सट्रूड टूल्स यूज किया है तो उन इफेक्ट को भी फाइल के साथ सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेक लगा दें। उसके बाद एक्सपोर्ट टू HTML है, तो यहाँ से अगर आप अपनी इमेज को HTML के लिए एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिससे हम वेब के लिए कोडिंग करते हैं, तो अगर आप उस कोडिंग में कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ग्लोबल का है, तो यहाँ सबसे पहले पेन सेटिंग है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ से आप अपने पेन के प्रेशर की सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन पेन प्रेशर का ऑप्शन हमारे पास वैक्यूम टैबलेट पे काम करता है जो टच स्क्रीन के साथ होते हैं, और हमारे पास स्पेशल पेन उसके साथ अवेलेबल होता है जिसे हम उस स्क्रीन पे मूव करके वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डेस्कटॉप यूज कर रहे होते हैं तो पेन प्रेशर का ऑप्शन हमारे लिए वर्क नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंटिंग है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ड्राइवर कैपेबिलिटी है, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद बिटमैप इफेक्ट है, तो यहाँ हम बिटमैप को व्यू कैसे करते हैं उसके बारे में इंस्ट्रक्शन है। हम जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, हम उसे फुल स्क्रीन देखना चाहते हैं, बिफोर एंड आफ्टर देखना चाहते हैं, और अगर हम इसके रिजल्ट को जस्ट रिजल्ट को देखना चाहते हैं देख सकते हैं। अगर हम लास्ट यूज देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ से भी हम अपनी मर्जी की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन फिल्टर है, तो यहाँ पे जो हमें अवेलेबल फाइल हैं जिनके लिए फिल्टर अवेलेबल हैं वो हमें यहाँ पे दी हुई हैं, रास्टर, वेक्टर, टेक्स्ट और एनिमेशंस। इन तमाम ऑप्शन के लिए यहाँ पे जो हमें अवेलेबल फिल्टर हैं उनकी लिस्ट दी हुई है, और अगर हम इसको रीसेट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इन फिल्टर को डिस्टर्ब नहीं करते। उसके बाद एसोसिएट्स है, तो यहाँ अगर हम फाइल की एक्सटेंशन चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद कलर का ऑप्शन है। डिफॉल्ट स्पॉट कलर जो हमारे पास होते हैं वो पेंटोन सॉलिड कोटेड होते हैं, लेकिन यहाँ से हम उन्हें चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद पेंटोन मैचिंग सिस्टम लाइब्रेरी है, इसको भी अगर हम चेंज करके सीरीज लाइब्रेरी करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद यूजर क्रेडेंशियल है, और यहाँ पर एडिट क्रेडेंशियल है, लेकिन उसके साथ साथ ये आपको वार्न भी कर रहा है, इफ यू नीड टू चेंज योर प्रोडक्ट क्रेडेंशियल एंटर द न्यू इन्फॉर्मेशन हियर, चेंजिंग दीज एडवांस सेटिंग कैन बी हार्मफुल टू द परफॉर्मेंस ऑफ दिस एप्लीकेशन। अगर आप इसमें कोई चेंजिंग करते हैं तो वो चेंजिंग आपकी इस एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस के लिए हार्मफुल साबित हो सकती हैं। हो सकता है आपका ये सॉफ्टवेयर ठीक से वर्क ना करे, आपको उसमें वर्क करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे। तो इसलिए अगर आपको इन ऑप्शन का पता है आप जो चेंजिंग करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इन ऑप्शन की ज्यादा समझ नहीं है तो जब तक आपको इनकी ठीक से समझ नहीं आ जाती आप यहाँ से इनको टच ना करें, चेंज ना करें। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। और टूल में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कस्टमाइजेशन का है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो वापस हमारे पास यही ऑप्शन आ जाता है जो विंडो हमने ऑप्शन से ओपन की थी, और इसमें कस्टमाइजेशन का ये ऑप्शन है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। हम ऑप्शन पे क्लिक करें या कस्टमाइजेशन पे, हमारे पास सेम ऑप्शन आते हैं। जब मैं ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो नॉर्मली हमारी सिलेक्शन वर्क स्पेस पे होती है और उसके बाद हम जिस मर्जी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम यहाँ से कस्टमाइजेशन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारी सिलेक्शन डायरेक्ट कस्टमाइजेशन पे आती है, और उसके बाद हम इन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। बकाया ये ऑप्शन सेम है। उसके बाद टूल मेन्यू में नेक्स्ट ऑप्शन सेव सेटिंग एज डिफॉल्ट है। अगर हमें अपने कोरोड्रा की सेटिंग को खराब कर दिया है, उसे चेंज कर दिया, और स्पेशली जो लोग नए होते हैं, नए वर्क कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, उन्हें सेटिंग का ज्यादा पता नहीं होता, लेकिन सीखने के दौरान उनसे कोई सेटिंग चेंज हो जाती है और उसके बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो इसको कैसे वापस लेके आए। अगर कुछ हाइड कर दिया है या कुछ नया ओपन कर लिया है तो इसको कैसे वापस हाइड करें, उस सूरत में हम सेव सेटिंग एज डिफॉल्ट पे क्लिक करें तो हमारा सॉफ्टवेयर वापस डिफॉल्ट सेटिंग में आ जाता है। जैसे आप देखें मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और यहाँ से स्टैंडर्ड बार पे से चेक हटा देती हूँ तो हमारी स्टैंडर्ड बार हाइड हो जाती है। उसके बाद मैं दोबारा इस पर राइट क्लिक करूंगी और यहाँ से टूल बार पे से भी चेक हटा दूं तो हमारी टूल बार भी हाइड हो गई। उसके बाद दोबारा इस पे क्लिक करूंगी और यहाँ से मैक्रो के ऑप्शन को ऑन कर दूंगी तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ विंडो में आऊंगी, कलर पैलेट में आकर यहाँ पे मजीद कलर पैलेट
ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ ये कलर पैलेट आ गई। अब मैंने अपने सॉफ्टवेयर की सेटिंग बिगाड़ दी है, ये खराब हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे ठीक करूँ। तो उसके लिए मैं टूल में आऊंगी और यहाँ से सेव सेटिंग एज डिफॉल्ट पे क्लिक करूंगी। तो आप देखें हमारी विंडो वापस ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। यहाँ से हम अपने डिफॉल्ट सेटिंग को वापस सेट कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।